भारत में पहली नौजवानों की बहुत ही क्रांतिकारी संगठन जिसकी स्थापना हुई, उसके 100 साल हुए। वो नौजवान भारत सभा, आपको नाम सुना होगा, 1924 में, और भगत सिंह जिससे उनकी शुरुआत हुई। और इस संगठन का जो पहला प्रोग्राम हुआ वो गदर पार्टी के शहीद, मात्र 19 साल में शहीद हुए करतार सिंह सराफा, आपको याद है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी ने जो रिवोल्ट किया था उसमें उनकी शहादत हुई। तो भगत सिंह को उनकी 19 साल की लड़की की एक छोटी सी तस्वीर मिली, इसी तरीके से उसको बड़ा कराया और 2 महिला युवा लड़कियां, सुशीला देवी और दुर्गा देवी, जिनको दुर्गा देवी जी को हम लोग बाद में दुर्गा भाभी के नाम से जानते हैं, तो ये अपना उंगली काट के ब्लेड से अपने खून के छींटे उस तस्वीर पर, तब वो नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई। इसलिए उस संगठन को नौजवानों के रूप में हमें याद करना बहुत जरूरी है। आज देखिए कि सबसे ज्यादा हम लोग जो आज़ादी की विरासत को याद कर रहे हैं, वो इसलिए याद करना जरूरी है कि अभी चेकोस्लोवाकिया का जो नोबेल मिलान कुंदेरा की जो मृत्यु हुई, मिलान कुंदेरा कहा करते थे कि किसी को याद करना भी दरअसल सत्ता के खिलाफ संघर्ष करना, विस्मृति के विरुद्ध स्मृति का संघर्ष, सत्ता के विरुद्ध संघर्ष, जिसको अवतार सिंह पाश कहा करते थे, जो लड़ते हुए मारे गए उनकी याद जिंदा रखने के लिए लड़े गए सर। तो अपनी जो विरासत है, अपनी जो ट्रेडिशन है आज़ादी आंदोलन की, आज सबसे ज़्यादा आप सब लोग जानते हैं, सजग लोग हैं, जागरूक लोग, उसको कलंकित करने की, उसको दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की जा रही है। और युवाओं के बीच ये कहा जा रहा है कि दुनिया को जितना बदलना था बदल चुका, अब इससे आगे नहीं हुआ, प्रगति जितनी होनी थी हो चुकी, यूटोपिया का एंड ऑफ यूटोपिया हो चुका है। एंड ऑफ यूटोपिया के पहले एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड ऑफ एवरीथिंग। जब इतिहास का अंत हो चुका है तो आप कुछ करके भविष्य का अंत हो चुका है, तो आप बहुत नया समाज बनाने की क्या कोशिश करेंगे? कोई फायदा नहीं। इसी व्यवस्था में रहिए तो आप नौकरी ढूंढिए, कैरियर देखिए, तो आप पैसा वगैरह कमाइए, और बस यही एंड है। इससे ज्यादा कोई बड़ा समाज बनाने की कोशिश नहीं करेगा। इसको दूसरी तरफ से एक दूसरा विचार आता है, वो कहता है कि समाज बदलने की बड़ी कोशिश टेररिज्म है। ग्रैंड नैरेटिव जितने हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट लैंग्वेज में कहता है, वो अल्टीमेटली टेररिज्म में वो डीजेनरेट कर जाता है। अब इतना हमला अगर होगा कि आप भविष्य को बनाने की कोशिश करेंगे, और ये काम हुआ है 1991 से, जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ। हमको याद है, थोड़ा हम लोग का होश हो गया, तो कहता था कि अरे सोवियत संघ का विघटन हो गया, अब आप लोग क्या लाल झंडा पकड़े हो, अब क्या कम्युनिस्ट बने। इस तो बहुत अच्छी फिल्म बनाई तमिल में, पता नहीं कोई तमिल के साथी, उस फिल्म का नाम था कमल हासन हीरो था, अनवे शिवम। पता नहीं कोई तमिल साथी है ना? इज देयर एनी तमिलियन बॉय हियर? नो। What is the meaning of Anve Shivam? प्यार ही गॉड है। Anve means love. प्यार ही गॉड है। इस फिल्म का नायक कम्युनिस्ट है, तो उससे उसका जो खलनायक है पूछता है, अरे तुम क्या कम्युनिस्ट बने हुए हो, तो सोवियत संघ ढह गया। तो बहुत अच्छा जवाब देता है, कहता है कल को मान लो ताजमहल ढह जाएगा तो आदमी प्रेम करना छोड़ देगा? तो कहता है कि अरे प्रेम तो एक भावना है, वैसे कहता है कम्युनिज्म भी एक भावना है, बेहतर समाज बनाने की, एक अच्छा समाज बनाने। ये कोशिश बेहतर समाज, बेहतरी, जिसको कि मुक्तिबोध हिंदी में कहा करते थे कि जो है उससे बेहतर चाहिए, दुनिया को साफ करने के लिए बेहतर चाहिए। बेहतर नहीं होना चाहिए, प्रोग्रेस नहीं होना चाहिए। जब प्रोग्रेस नहीं होगा तो उसके लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप देखिए, इस नौजवान भारत सभा की जरूरत हुई। आज मैं देख रहा था जब घूम के कैंपस में, तो मेरा जो पोस्टर लगा था उसमें बगल में कल आ रहे हैं भाजपा के आजकल बहुत बदनाम हो चुके हैं राम माधव, और ये लोग सबसे ज्यादा जिस चीज को हेल करते हैं वो किसकी बात करेंगे? वीर सावरकर। तो सावरकर निसंदेह बहुत बड़ा आदमी था, और प्रारंभिक जीवन में उसने बड़े कारनामे किए, वीर की उपाधि गई। वो पहला आदमी था सावरकर जिसने 1857 के स्ट्रगल को, वार ऑफ इंडिपेंडेंस की संख्या दी।
लेकिन उसके जीवन में ऐसी गलती की उसने सारे के करा कर पानी फेर दिया, एक मरने का माफीनामा दे दिया अंग्रेजों को। तो कहता है भाजपा वाला, अरे टॉर्चर करेगा, बिजली का करंट लगाएगा तो आदमी टूट नहीं जाएगा, सकम नहीं कर जाएगा। अब मान लीजिए कि ये हो जाएगा तो फिर खुदीराम बोस जिसको मात्र 16 साल में फांसी, वो क्या था? खुदीराम बोस को लेकर बंगाल में बाउल लोग गीत गाते हैं, बांग्ला में, आमी हासी हासी पोर में फांसी देखवे भारतवासी, विदाई देवा घुरे आसी। बात समझना है क्या कहा? आमी हासी हासी, मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे तक जाऊंगा, विदाई देवा मैं फिर लौट आऊंगा। 10 मास 10 दिन जन्म लेवो फांसी घरे, देखते ना पोलिसमा देखिस बुलार फांसी। मतलब देखिए कैसा गीत है। और वो कहता है कि मैं हंसते हंसते फांसी के और मैं फिर लौट के आऊंगा, और मैं 10 महीने के बाद और 9 महीने 9 दिन के बाद अपनी मौसी के घर लूंगा, जन्म लूंगा, और अगर तुम मुझे पहचान नहीं पाना तो मेरे गले में फांसी के निशान दीजिए। मैं बिहार का मुजफ्फरपुर में वो पकड़े गए थे, और मुजफ्फरपुर में जहां उनकी लाश जलाई गई थी तो राख को लोग अपनी मुट्ठी में पहुंचते थे, ताबीज बनाते थे। अगर सावरकर बड़ा आदमी था तो फिर ये कौन था? खुदीराम बोस क्या? और आप देखिए कि जितने बड़े भारत के शहीद हुए सब किसी की उम्र 30 साल नहीं हुई। कोई 19 साल करतार सिंह सराफा ने मैंने बताया, उससे 3 साल पहले ये 16 साल का लड़का खुदीराम बोस। आप किसी का भी नाम लीजिए, मैं पटना शहर का हूँ, और पहला 1857 का जो पहला शहीद था उसका नाम था, पता नहीं आपने नाम सुना है, पीर अली। 3 जुलाई 1857 को उसको फांसी हुई। पटना का एक बहुत हिस्टोरिक गांधी मैदान, उसी में पेड़ से। आजकल देखिए लोगों को कहा जाता है कि अरे हमारा कैरियर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। 37 साल की उम्र में, क्योंकि आज़ादी की विरासत की उनकी कैसी विरासत है देखिए, 37 साल को बुक सेलर किताब बेचता, उसको पकड़ा गया तो पटना का तब कमिश्नर था विलियम टेलर। और देखिए क्या दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम लोगों के पास अपने अकाउंट्स नहीं। अंग्रेजों ने जो अकाउंट्स हमारे लिखे हमारे लोगों के बारे में, शहीदों के बारे में, उससे पता चलता है। तो जब पकड़ा गया उसको तो बोला कि तुम्हारी जान बच सकती है, तुमको बहुत सारा पैसा भी देंगे, तुमको जमीन भी देंगे, तुम अपने साथियों के नाम बताओ। तो बोलता है नहीं, अपने साथियों के नाम नहीं बताया। तो विलियम टेलर पूछता है क्या तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है, तुमको अपना करियर प्यारा नहीं है, जीवन प्यारा नहीं है? जो जवाब देता है पीर अली, वो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने लगा। बोलता है कि टेलर साहब, जान एक बहुत ही प्यारी चीज होती है, लेकिन कुछ चीजें जान से भी ज्यादा प्यारी है, और वो है मादरे वतन। ये बात बोला पीर अली, और किसके बोला? मादरे वतन, वतन की बात। और एक पीर अली को फांसी दी। वो चाहता था काफी संपत्ति मिल सकती थी, जान मिल सकती, क्या चीज थी जिसके लिए वो जान देने चाहता? कि हमारा वतन है, हमारा देश है, दुनिया बेहतर होगी, एक भविष्य का एक स्वप्न देखता है, एक ख्वाब देखता है, एक ड्रीम है। और अब ये कोशिश की जाती है कि उस स्वप्न को, उस ख्वाब को कैसे समाप्त किया जाए। अभी कर्नाटक का जो इलेक्शन हुआ तो वहां हमने देखा कि बहुत बड़ा स्वाधीनता आंदोलन का बड़ा नायक हम लोगों का टीपू सुल्तान, वो हिंदू विरोधी। ताज्जुब की बात है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले ने उसके खिलाफ सिस्टमैटिक कैंपेन चलाया। ये टीपू सुल्तान, ये मुसलमान होकर ये हिंदुओं का विरोध करता था, और 50 तरह के उस पर एलिगेशन लगाए। टीपू सुल्तान 1799 1799 में वो श्रीरंगपट्टनम में कर्नाटक में अंग्रेजों से लड़ता हुआ मारे गए 49 साल की उम्र में, 49 ईयर्स में। देखिए कितना सिस्टमेटिक कैंपेन। उसकी उसने जो अंगूठी अपनी पहनता था तो उस पर लिखा रहता था श्री राम, वो अभी इंग्लैंड में वो मिली। अब मान लीजिए कि टीपू सुल्तान मान लीजिए कि हिंदू मान लिया, तो सुभाष चंद्र बोस जब 1939 में
अपनी पार्टी बनाता है फॉरवर्ड ब्लॉक, तो अपना झंडा वही रखता है जो टीपू सुल्तान का झंडा है। पता नहीं अपने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का झंडा देख रहे हैं, बाघ वाला लायन का झंडा है। ये जो हमारी परंपरा है, इसको जो आजादी की विरासत है, इसको कलंकित करने की कोशिश की जा रही है, लगातार उसको मिटाने की कोशिश कर रही है और उसको रिलीजियस लाइन पर। इसका सबसे बड़ा खलनायक था वीर सावरकर। उसने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया 1923 में, उसने कि फादरलैंड एंड होली लैंड, पितृभूमि और होली लैंड को पुण्य भूमि का। विचित्र लॉजिक है उनका। कहना है कि मान लीजिए कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस देश के भीतर अगर आपका प्रिंसिपल रिलीजियस स्पेस, जैसे ईसाई लोगों का कौन है, रोम में, भारत के इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया के अगर भीतर नहीं है तो आपकी देशभक्ति संदिग्ध हो जाए। जैसे मुसलमानों का मक्का मदीना है, ईसाइयों का रोम है। तो अगर आपका धार्मिक स्थल, अगर आपका रिलीजियस प्लेस आउटसाइड कंट्री है, देन योर पैट्रियटिज्म विल बी, मतलब उसको संदेह की निगाह से देखा जाएगा। अब ये विचित्र कॉन्सेप्ट, और देखिए यही कॉन्सेप्ट हिटलर का था, लेकिन ये सब आरएसएस वाला सब नकल ऐसा करता है कि ठीक से अनुवाद नहीं करता। फादरलैंड और होली लैंड, हम लोग अपनी भारत को फादरलैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मदरलैंड। अब इतना अनुवाद भी नहीं कर सका कि हम भारत को, और हम लोग कहता है वो भारत माता की जय, ये भारत माँ है। मुझे याद है, मेरा थिएटर से जुड़ा हुआ है और जो हिंदी के छात्र होंगे, भारत माँ का पूरा कॉन्सेप्ट 1905 से पहले कहीं नहीं था। पहली अगर आप भारतेंदु हरिश्चंद्र की जब पढ़े तो कहते हैं कि भारत को है आवहु मिली भारत भाई, भारत दुर्दशा देखी न जाए। भारत को भाई के रूप में देखे। तो भारत माता का नारा भगत सिंह नहीं लगा, वो इनकलाब जिंदाबाद लगा। भगत सिंह से पूछा क्या भारत माता की जय का नारा क्यों नहीं लगा? तो एक बहुत पुराने एसएफआई के थे, आप लोग पता नहीं, लेकिन बाद में बीजेपी में चले गए थे, सुधींद्र कुलकर्णी। उस आदमी ने इंटरव्यू लिया भगत सिंह के सबसे यंगेस्ट कॉमरेड शिव वर्मा 85 में। तो पूछा, शिव वर्मा ने कहा भगत सिंह के बारे में, तो भगत सिंह से पूछा कि तुम भारत माता की जय का नारा क्यों नहीं लगाते? बहुत अच्छा जवाब दिया भगत सिंह। बोला कि जिस देश की भारत माता बेड़ियों से जकड़ी हो, जंजीरों से बंधी हो, आप जाके भारत माता के पास उसको भारत माता की जय बोलेंगे कि पहले जंजीर तोड़ने के लिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएं? तो हमारा नारा होगा इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय का नारा। ये बात, और इस चीज को ये लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसा हम कहते हैं ना कि सब आजादी के, जैसे एसएफआई कब बना आपका? 70 में। लेकिन उसके ट्रेडिशन कब आता है? 1936 से स्टूडेंट फेडरेशन। एबीवीपी कब बना? 80 नहीं, 49। अब सोचिए, आरएसएस 25 में बनता है। पूरा आजादी के आंदोलन के दौरान ये लोग, छात्र लोग, युवा लोग, इन लोगों का कोई संगठन काम नहीं कर रहा था। 49 में आजादी के बाद होता है, महात्मा गांधी की हत्या के बाद। तो ये हमारे छात्रों और युवाओं की जो पूरी परंपरा है, इसको आज फिर से याद करने की जरूरत है, उस ट्रेडिशन को याद करने की जरूरत है। और ये युवा जो स्वप्न है, इसी विरासत से निकलता है। अब देखिए, आप कभी जाएंगे, जितना मुसलमानों के बारे में इतना फेक वीडियोज जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, महात्मा गांधी के बारे में सबसे अच्छी बात किसी हिंदू ने नहीं, मुसलमान ने लिखी। अकबर इलाहाबादी का बहुत अच्छा एक शेर है। महात्मा गांधी आए तो उसके पहले यही स्थिति थी कि जैसे युवा जो क्रांतिकारी बनते थे, तो मान लीजिए कि आपके घर में ठहरे तो घर वाला ही पुलिस को फोन करके क्रांतिकारी को पकड़वा देता। बहुत बुरी हालत है। लेकिन पहली बार 1920 में जब वो आदमी आता है और बड़ी संख्या में युवा, तो अकबर इलाहाबादी का है कि बुद्धू मियाँ भी हजरत गांधी के साथ हैं, मुश्तखाक हैं और आंधी के साथ। बुद्धू मियाँ मतलब कहते हैं कि जो सबसे गरीब, कमजोर, जिसको कुछ नहीं समझ लो, महात्मा गांधी के आंदोलन में ऐसे तमाम लोगों को ये या मुश्तखाक हैं, मतलब धूल के कण हैं, लेकिन आंधी के साथ। ये अकबर बिन इलाहाबादी का है।
ऐसे ही आप देखिए कि हम लोगों का एक बड़ा शहीद था नौजवान भारत सभा, जिसका मैंने जिक्र किया, हम लोग जिसके गीत खूब गाते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, अब ना हले वलवले हैं, अब ना अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल, मिट जाने की हसरत किसके लिए? एक बेहतर स्वप्न के लिए, बेहतर बड़े इंडिया के लिए। जितने बड़े थे सब में कॉमन चीज था कि सब सेकुलर, सब सोशलिज्म तक भले ना पहुंचा हो, लेकिन सेकुलर सब था। जो सबसे पुरानी पार्टी, जिसे मैंने करतार सिंह सराफा का नाम दिया, गदर पार्टी। गदर पार्टी का क्या नारा था? आओ तलवार खींचो और संग्राम करो। कुछ लोग गाय की पूजा करते हैं, कुछ सुअर की करते हैं, लेकिन गोरे इन दोनों को खाते हैं। इसलिए आओ तलवार खींचो और संग्राम करो, भूल जाओ कि तुम हिंदू और मुसलमान। ये गदर पार्टी का नारा था, पुराना पहला सेकुलर। ये सबसे ज्यादा युवाओं ने सेकुलरिज्म को, भारत में धर्मनिरपेक्षता को स्थापित किया, सबसे ज्यादा सेकुलर। उससे पहले गांधी जी का अगर हिंदू स्वराज पढ़ेंगे तो उसमें मतलब एक हिंदू को ही रिफॉर्म करने की, तो पहला पूरा कंप्लीट ब्रेक अगर किया पास्ट से, तो गदर पार्टी थी 1913 की, सैन फ्रांसिस्को में जो बनी और एक बड़ा रिवोल्ट करी। तो वो उन सब युवाओं का एक ख्वाब था, एक स्वप्न था भारत बनाने का। कौन बनने का? सेकुलर इंडिया बनाने का। सेकुलरिज्म पुरानी चीज थी, पहला। और जो हमारा इंडिया, भारत का संविधान, इंडिया इज अ सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट कंट्री। सेकुलरिज्म इंडिया के प्राण में, जो अगर आप सेकुलर नहीं है तो आपको भारत में रहने का हक नहीं है, आप पाकिस्तान जाइए, आपका कंट्री भारत नहीं। और सोशलिज्म, अधिकांश राजनीतिक पार्टियों का तो रजिस्ट्रेशन खत्म कर देना चाहिए कि तुम संविधान की शपथ खाते हो, बोलते हो सोशलिज्म और लागू करते हो कैपिटलिज्म। तो अगर हम संविधान के लिए सारा स्वप्न जो देखा, वो हमारे ये गदर पार्टी या इसकी रामप्रसाद बिस्मिल के साथ 4 लोग फांसी पे चढ़े। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, और उसमें पहला भारत का 20वीं सदी का मुसलमान शहीद अशफाकुल्ला खान। जब फांसी दी जाती है तो पूछा जाता है कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है? तो कोई बोलेगा कि गीता लाइए, कोई कुरान लाइए। तो बोला कि बहुत अच्छी बात अशफाकुल्ला खान, ये आपकी अंतिम इच्छा, तो ये आपकी आखिरी आरजू? तो जवाब में बोलता है अशफाकुल्ला खान, कोई आरजू नहीं है, बस आरजू यही है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन पे। जो बात पीर अली बोलता है मातृ वतन की, वही बात तो सबसे अच्छे ढंग से अगर रिफ्लेक्ट करता है तो वो बात अशफाकुल्ला खान की। क्यों शहीद हुआ? कहते हैं सब पागल था, सबको समझ नहीं आती थी बात, ऐसे ही चला गया। तो पढ़ना लिखना चाहिए था, नौकरी देखना चाहिए था, कहीं ये करना चाहता था। बहुत अच्छा एक उर्दू का शेर है, उसमें कहता है कि इतने नादान भी न थे जहां से गुजरने वाले, अरे ना से उनकी राह गुजर तो दे। मतलब इतने नादान नहीं थे, ना से वो लोग उपदेशक, जो बहुत उपदेशक आप बने हुए हैं, तो उनका रास्ता देखिए कि किस रास्ते पर जाके वो चले। तो ये हमारे भारत में जो आज़ादी के आंदोलन की, जो चाहे कांग्रेसी धारा हो, चाहे वो गदर पार्टी की धारा, बंगाल में 2 बड़ा संगठन था, बहुत बड़ा क्रांतिकारियों की जमात, एक युगांतर और एक अनुशीलन। युगांतर में या अनुशीलन में अगर आप शामिल होते तो पहले माँ काली, बंगाल में काली का एक ये है कि काली की शपथ करने या ब्लड, अपना खून से तिलक करना होता। ये सारे के सारे लोग युगांतर, अनुशीलन, ऐसे ही एक सूर्य सेन जिनको मास्टर दा कहते हैं। अब इन तमाम चीजों को, इन तमाम लोगों जिनको हमारे डिस्कोर्स से ही गायब किया गया। और ये सारे लोग आपको जान के ताज्जुब होगा कि आजादी होते होते सब लोग लेफ्ट पॉलिटिक्स में चले गए, सब कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए। गदर पार्टी के लोग, युगांतर के लोग, अनुशीलन के लोग, और भी जितनी इस तरह की धाराएं थी लेफ्ट पॉलिटिक्स में। और देखिए, मैंने भी बात की अशफाकुल्ला खान की, रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में थोड़े कम लोग जानते हैं
कि तुर्की जो देश है, टर्की, उनके नाम से एक वहाँ शहर है, उसका नाम है दियारे बाकिर, बागियों का शहर है। वो पता चला कि तुर्की में राम प्रसाद बिस्मिल को कौन जानता है। तो आपको याद होगा कि टर्की में 1920 में खलीफा का जन्म हुआ, कमाल पाशा जो पहला सेकुलर मुस्लिम रूलर आया, तो कमाल पाशा को पहली जीवनी लिखने वाले भारत में थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो उसको पता चला कमाल पाशा को, तो उसने और कि हमारा ये लड़का शहीद हो गया 1927 में, 1927 में वो शहीद हुए, उसके नाम पर उसने वहाँ अपने शहर में तुर्की में दियारे बागियों पर, बागियों का शहर, विद्रोहियों का शहर, रिवॉल्यूशनरीज का सिटी, इस तरह की। लेकिन इस सारी बातों को हम लोग के डिस्कोर्स से, हमारी बातचीत से मतलब कोर्स में न बताई ही जाती है। भगत सिंह के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि बहुत 80 के दशक तक बाद तक उनको टेररिस्ट घोषित किया जाता था। सोचिए हम लोग, हमारा भगत सिंह के बारे में आरएसएस वाला हमारे कई शहरों में हाफ पैंट आरएसएस वाला पहना के उनको मूर्ति बना देता, ऐसे ये करते हैं, कैप पहना दिया और ऐसे करते। अभी पता चला कि चमन लाल आए थे यहाँ पर, तो मेरी चमन लाल से भगत सिंह का बहुत बड़ा कनेक्शन जो अभी हिस्ट्री के पार्ट में भी नहीं आ पाया है, वह उनका बिहार कनेक्शन। तो मैंने उनसे बातचीत हुई कि सर आपने बिहार में इतना बड़ा, क्योंकि आप लोगों को पता हो जो फांसी हुई थी वो बिहार के ही आदमी की वजह से, फणींद्रनाथ घोष। तब मुझे कि जब सारा चैप्टर आपने खत्म कर दिया, लेकिन बहुत ही ग्लोरियस चैप्टर है। फणींद्रनाथ घोष, बहुत दिलचस्प बात है, जाननी चाहिए कि वो भगत सिंह के सेंट्रल कमेटी का मेंबर था, वो HSRA का। क्रांतिकारियों में बात थी कि शादी नहीं करनी, एक इस तरह का, और उसने चुपके से शादी की, तो पूरा इंटेलिजेंस जो है उसके ससुराल में वहाँ रहा करता था कि ये तो बच्चों कभी आएंगे, कभी तो पकड़े जाएंगे। तो वो आया, वहीं पकड़ा गया, उसको लगा कि इन्हीं लोगों ने पता, उसने भगत सिंह का नाम बता दिया, और क्योंकि भगत सिंह तो असेंबली बम कांड में पकड़े गए थे। तो फांसी हुई तो पंजाब के कॉमरेड्स ने बिहार के कॉमरेड्स को चिट्ठी लिखी, ये जो कलंक बिहार पर है इसको तुम धोगे, इसको ढोगे। या आप इसको मिटाएंगे इस कलंक को। भगत सिंह को, जिसको फांसी में फणींद्रनाथ घोष, उसको मारने के लिए सबसे पहली बार तैयार हुई एक महिला, लड़की, पता नहीं हम लोग का बात आप लोगों ने नाम नहीं सुनी थी, जब भी ये सब हिस्ट्री में भी इन सब चीजों को, मात्र वो पहली महिला थी 30 के दशक में। पूरा विमेंस मूवमेंट में, सारे विमेंस मूवमेंट में 70s के बाद कहते हैं कि इंडिया में विमेंस मूवमेंट शुरू, लेकिन 30 में 1933 में भगत सिंह को फांसी 31 में, 32, 33 में, बल्कि 33 में, हाँ 33 में वो लड़की कहती है कि हम जाके मार देंगे, हम लड़कियां, किसी को शक भी नहीं होगा, तो बाकी एक ही लड़की है और तुम चली जाओगी ग्रुप में, क्रांतिकारियों के ग्रुप में। और महात्मा गांधी भी उससे बहुत प्रभावित थे, क्योंकि महात्मा गांधी का कॉल नो टैक्स मूवमेंट था, तो इंडिया में कहीं सफल नहीं हुआ बिहार में हाजीपुर को छोड़, उसकी वो नेत्री थी, और उसको जेल में गई, वहीं अस्थमा हुआ और 1936 में उसकी मृत्यु हुई। उसको मारा किसने? बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह। ये बात इनको, चमनलाल जी को भी जब मैंने बताई तो उनको थोड़ा बहुत पता था, और मारने वाले बाद में सब कम्युनिस्ट पार्टी में। बैकुंठ शुक्ल को उसी में 1934 में गया जेल में फांसी हुई, और चंद्रमा सिंह और ये लोग बाद में। लेकिन ये सारा ये जो हिस्ट्री है भगत सिंह का, ये पूरा उसी में इन साथियों ने, जो भगत सिंह के दो साथी हैं, कपिल देव राय और गुलाली सुनार, उन लोगों ने अपना मेमोइर्स लिखा है, और उसी मेमोइर्स में बताया कि जब फांसी हुई, उसमें आप सब लोग जानते होंगे, जब उनको फांसी का वक्त हुआ तो रशियन जो रिवॉल्यूशनरी थी